अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ सानिया अरसलान और मेरे साथ हैं अरसलान खोकर। हमेशा की तरह हम हाज़िर हुए हैं बहुत सारी ख़बरों के साथ, उनके एनालिसिस के साथ। अच्छा, सबसे बड़ी जो ख़बर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे सिख यात्री जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। ठीक है, आज मतलब एग्जैक्टली एक दिन के बाद शालीमार एक्सप्रेस की टक्कर हुई है मालगाड़ी के साथ। बहुत ही ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा था। ठीक है, इसके बाद हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो ख़बरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं शेख रशीद जो कि वज़ीर रेलवे हैं, उनके इस्तीफ़ा को लेकर। उन ख़बरों में कितनी सदाकत है ये हम सब जानते हैं अरसलान खोखर से। बहुत शुक्रिया, और अपने देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चूँकि हमारे इस सिलसिले को बहुत सराह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ का जो हादसा हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में इनपुट होता है और वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं और पाकिस्तानी भी सिखों से बहुत मोहब्बत करते हैं। उसका वाज़ेह सबूत ननकाना साहब, और फिर आपको पता ही है कि करतारपुर के हवाले से करतारपुर राहदारी बनाई गई। बड़ा ज़बरदस्त इकदाम पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, बहुत ज़बरदस्त। अफसोसनाक 19 जाने चली गई, एक ही ख़ानदान के तमाम लोग, और फिर बड़ा मामला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब बाहर से आए मेहमान होते हैं, कोई हादसे पूरी दुनिया में होते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है, हादसे हो जाते हैं। लेकिन हादसों को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ मैकेनिज़्म बनाना पड़ता है। शेख रशीद साहब कोई 16वां 17वां हादसा ही है इन्हीं के टेन्योर में, छोटे बड़े मिलाकर। कभी फाटक से मसाइल बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। लेकिन शेख रशीद साहब वहीं के वहीं हैं। हत्ता कि अदालत गए किसी मामले में, अदालत से भी ये रिमार्क सुनकर आए कि आप अपनी वजारत पर तवज्जो दें, आप सियासत बाद में कीजिएगा, वजारत पर तवज्जो दें। शेख रशीद साहब कहते हैं कि 1.5 लाख लोगों की भर्ती की गई, मेरिट पर की गई, ठीक है। लेकिन आप मेरिट पर भर्ती जब ये जाएंगे ना तब साबित होगी, हमेशा तभी होता है। जो पहले गए हैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक को घसीटते रहे बहुत सारी चीज़ों में, यही गवर्नमेंट के लोग, और रैब उन्हें बुलाता रहा। अब वो गए हैं तो साबित हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, और कुछ साबित नहीं भी हो रही। ये बड़ा मसला है। अब ये जाएंगे, फिर इन पर इल्ज़ाम लगेंगे, फिर चीज़ें होंगी। शेख साहब का पहला टेन्योर नहीं है कौमी असम्बली का या वजारत का, बहुत सीनियर आदमी है। इमरान खान साहब का एक बड़ा मैटर है। खान साहब पिछले काफ़ी अरसे से ये चीज़ समझने से कासिर हैं कि आखिरकार किस बंदे की कहाँ पर पोजीशनिंग होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू यही है कि 22-23 माह हो चुके हैं, गवर्नमेंट किसी भी हवाले से अपनी डायरेक्शन मुरतब नहीं कर पाई। इमरान खान साहब को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने सरबराहान के बारे में बेहतर जानते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भर में यहाँ की कौम, यहाँ के रहने वाले जिन्होंने वोट दिया वो बेहतर जानते हैं, बल्कि बहुत कुछ कह रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग मसाइल हैं, इकॉनमी मसला है, दीगर मसाइल हैं, और वो उस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन शेख साहब की मैं हमेशा से कहता हूँ सोशल मीडिया के हवाले से बहुत कंफर्म। सानिया हमेशा सोशल मीडिया की ख़बर पढ़ती हैं और फिर मुझे पूछा करती थी कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये देखें ये तो हो गया। और मैं कहता हूँ, तो हमेशा यही कहता था, आपको याद होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप कहते देखें, ये मैं आपसे कहता था कि सोशल मीडिया, कल रात तो इस्तीफ़ा दिलवा दिया था सोशल मीडिया ने शेख साहब को, लेकिन शेख साहब जमे हुए हैं अपनी जगह पर, कोरोना से सेहतयाब हुए, अल्लाह ताला उनको सॉरी अरसलान, सॉरी मैं आपको यहाँ पे काट रही हूँ। वैसे शेख रशीद साहब को इस्तीफ़ा तो दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर यही हादसात, इतने ही हादसात पिछली हुकूमत जो कि नून लीग की थी उनके दौरे हुकूमत में हुए होते तो अब तक तो शेख रशीद साहब ने उनसे इस्तीफ़ा ले लेना था। बहरहाल वो वहीं के वहीं हैं। देखें, पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं कि हादसात नहीं हुए, पिछली गवर्नमेंट में भी हुए, हादसात हुए, सारा कुछ हुआ। तवातुर बहुत ज़्यादा है शेख रशीद साहब की वजारत में। क्या वजह है, ये शेख साहब को देखना होगा। बड़ा वजह इंतज़ामी उमूर पर ग्रिप ना होना है शेख साहब की, ये फैक्ट बात है। शेख साहब इंतज़ामी उमूर से ज़्यादा पॉलिटिकल उमूर पर ग्रिप रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है शेख साहब का इसी वजारत के दौर में। वो अदालतें उनको कह भी रही हैं, उनके अपने भी बहुत से लोग कह रहे हैं। अच्छा, आपकी इस बात का मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि किस वज़ीर के पास कौन सी हुकूमत जानी चाहिए, वजारत जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन
असद उमर साहब वजारत ख़जाना गए और असद उमर साहब जब वजारत ख़जाना में नहीं आए थे, अभी पीटीआई नहीं जीती थी, तब से जो पीटीआई लवर्स हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्हें समझ आ रही थी कि पीटीआई जीत जाती है, सबको पता था कि वज़ीर ख़जाना असद उमर होंगे। ये एक ऐसी वजारत थी जिसके बारे में लोग कंफर्म थे। दूसरी वजारत के बारे में लोग बहुत कंफर्म नहीं थे, चूँकि उसमें पंजाब और वजारत ख़ारजा के दरमियान का एक मामला था शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, लेकिन इसके बारे में बहुत कंफर्म थे। इमरान खान साहब ने दो जगह बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर रखी हैं। एक पंजाब में, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि उस्मान बुज़दार जैसे आदमी को लगाने की क्या वजह है। उस्मान बुज़दार जिनके अपने बहुत सारे मामलात हैं, माँ सिवाय इसके कि उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेप लिया है। बहरहाल वो उस पर थोड़ी सी आगे चल के मैं बात करूँगा जब आप अपना अगला सवाल करेंगे। लेकिन शेख साहब, ये बता दूँ आपको, वजारत रेलवे से तो कहीं नहीं जा रहे अभी फ़िलवक्त, और जाएंगे तो शायद पीटीआई जाएगी तो फिर ही जाएंगे। अच्छा अरसलान, मुझे लगता है शेख रशीद साहब के जो है ना सितारे गर्दिश में हैं। पहले कोरोना की वबा में वो कोरोना के विक्टिम बन गए, फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा रिकवर हुए तो ट्रेन हादसा, फिर उसके बाद ये मालगाड़ी का हादसा। अच्छा, अब शेख रशीद साहब ने बहुत बोलना शुरू कर दिया -1 पर। ये शेख रशीद साहब ने बोलना भी शुरू नहीं कर दिया, ये मैं आपको बताऊं, ये आपको हैरत होगी। आपको याद है को 2-3 एपिसोड पहले मैंने इसका जिक्र किया था कि कुछ ही दिन में आप देखेंगी कि कुछ हुकूमती अपने वज़रा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह रहे होंगे जैसे फवाद चौधरी ने शुरू की हैं। देखें, पब्लिकली कहने में और इजलास में कहने में बड़ा फ़र्क होता है। बस फ़र्क ये हुआ कि फवाद चौधरी पब्लिकली कह गए। उन्होंने फवाद चौधरी पर भी तनकीद की है शेख साहब ने, लेकिन -1 जहाँ पर इमरान खान ख़ुद कह गए, वहाँ पर अब शेख रशीद को कहना पड़ा -1, हमारे अलावा कुछ चॉइस नहीं है। शेख साहब ये कह रहे हैं कि हमारे अलावा कुछ चॉइस नहीं है, यानी पीटीआई के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये भी एक बड़ी अंदरूनी कहानी है, पीटीआई के अलावा कोई चॉइस नहीं है, इसका क्या मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि -1 नहीं -3 होगा अगर हुआ, यानी ना पीटीआई रहेगी, ना पीपल्स पार्टी रहेगी और ना नून लीग रहेगी। ठीक है, ये भी एक बड़ा मामला है। शेख साहब तो खैर पीटीआई का हिस्सा वैसे भी नहीं थे, पहले कहीं और थे और अपनी जमात का एक सीट लेकर फिर पीटीआई का हिस्सा बने। इत्तेहादी अलग नाराज़ हैं। ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट के मसाइल बड़ी तेज़ी से उठ रहे हैं और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इमरान खान साहब जनूबी पंजाब का नारा लगाकर आए, पंजाब के लोग भी खुश हुए, जनूबी पंजाब के लोग खुश हुए। अच्छा, जनूबी पंजाब के लोग क्यों खुश हुए? इसलिए खुश हुए क्योंकि जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल जो हैं, सर्किट हाउस हैं, कचहरियाँ हैं, कोर्ट कचहरी भुगतने के लिए, पेशियाँ भुगतने के लिए दूर दराज के राजनपुर जैसे एरियाज़ जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ से लोगों को लाहौर तक जाना पड़ता था, अरबी भी जाना पड़ता है। वो बड़े परेशान हुए। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई कि एडिशनल आईजी आखिर लगा दिया गया है जनूबी पंजाब का। अब कम से कम लोगों को ये रिलीफ तो मिलेगा कि उनकी बात पंजाब के अंदर मुल्तान में ही सुन ली जाएगी। लोगों का बहावलपुर और मुल्तान का बहुत ज़्यादा इसरार है। बहावलपुर जनूबी पंजाब में हर शहर के आसपास लगता है, इसी तरह मुल्तान सेंट्रल जनूबी पंजाब का एक बड़ा शहर बनता है अगर सूबा बनता है तो। लेकिन अभी तक जनूबी पंजाब पे कोई इफेक्टिवली काम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी भी इसका नारा बहुत ज़ोर शोर से लगा चुकी थी। खुसरो बख्तियार के अलग होने की बहुत सारी वजूहत में जो पूरा ग्रुप हुआ था वो जनूबी पंजाब के नाम से अलग होकर तो पीटीआई आया था, फिर उनके अपने शुगर स्कैंडल में नाम आ गए। खैर वो एक अलग बड़ी कहानी हो गई। अब पंजाब गवर्नमेंट का मसला, दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट में ही उस्मान बुज़दार ने एक बड़ी डेवलपमेंट की जो 2 रोज़ पहले की खबर रही। उन्होंने 6 नून लीगी MPs और 1 पीपल्स पार्टी के MP के साथ मुलाकात की। अलग से मुलाकात हुई जिसका क़यादत को नहीं बताया नून लीगी MPs ने भी, और पीपल्स पार्टी के जो मिले उन्होंने भी नहीं बताया। ये एक बड़ी अजीब बात है। इत्तेहादी अलग नाराज़ हैं इमरान खान साहब से। काफ लीग बहुत बैकफुट पे है। और ये मैं आपको बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन की कोई 8-9 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे मुलाकात नहीं हुई है इमरान खान साहब से, और वो इस पर भी बड़ा ज़्यादा गुस्से हैं। उनके कुछ लोग हैं चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात साहब के काफ लीग के जो वजारत रखना चाहते हैं, तो वो उनको ज़रा रोक लेते हैं कि अभी ज़रा नहीं जाना, थोड़ा समझ लें, थोड़ी देर रुक जाते हैं। लेकिन खुश वो नहीं है। मंदिर वाली बात पे आपने देख लिया। अब इंतज़ामी उमूर सबसे बड़ा मसला इस गवर्नमेंट का है कि डायरेक्शन कोई नहीं, इंतज़ामी उमूर है। महंगाई हद से ज़्यादा है, पेट्रोल कम होता है, लोगों को नहीं मिलता, बढ़ जाता है तो 25 रुपये बढ़ जाता है। इकॉनमी डाउनफॉल बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
1% के करीब IMF कह रहा है बहुत सारे मामलात में। तो ये एक बड़ा मसला है। अब इन सब इश्यूज़ के बीच में ज़ाहिर है जब प्रेशर बढ़ता है, चाहे इनके लिए हो चाहे इससे पहले गवर्नमेंट के लिए, -1 बहुत होता रहा है। -1 हुआ भी है मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर में, ऐसी बात नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ को माइनस करके तो फिर वज़ीर आज़म लाए गए, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन PTI में -1 का मेरी नज़र में कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कैडर का कोई और लीडर इस वक्त PTI में मौजूद नहीं है बाशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब के। अच्छा अरसलान, मुल्की जो वज़रा हैं, हुकूमत के जो वज़रा हैं, या सिर्फ वही नहीं, मुल्क की माशी हालात भी के सितारे भी गर्दिश में ही हैं, जैसे कि कोरोना की वबा, फिर उसके बाद टिड्डी दल का हमला। ये तो सारा कुछ ये 4 महीने से शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन 23 माह में इस हुकूमत ने कोई तिजारती पॉलिसी नहीं बनाई। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छी जानिब आपने इशारा किया। अब आते हैं जी, हम जब ये गवर्नमेंट आई तो आने के बाद बहुत तेज़ी से इस गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर मईशत की ग्रिप स्टार्ट की कि हम इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं। लेकिन फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एहतसाब और नैब रह गया। लोगों के लिए GITs बनना, एहतसाब मामलात, ये इस पर फोकस रह गया, बाकी सब चीज़ें पसे पुश चली गई। 13.25 पर शरह सूद चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बैंक से लोन लेने जाएं, आपको 13.25 के शरह सूद पर लोन नहीं मिलता। हर बैंक अपने हिसाब से अपने सर्विसेज चार्जेस और दीगर बहुत सारे एक फार्मूला है, वो मैं किसी वक्त आप चाहें तो डिफ़ाइन कर दूंगा, उसके मुताबिक 18-19% के ऊपर लोन। इसी तरह जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो लोन लेती हैं उस पर जो काम कर रहे होते हैं उसको केबोर कहते हैं। वो केबोर और केबोर प्लस का मामला होता है, वो कोई 16-17% पर चला गया। दूसरी तरफ आप देखें तेज़ी से डॉलर बढ़ा, तेज़ी से 108 का डॉलर 160 से ऊपर चला गया। जब डॉलर ऊपर जाता है महंगाई बढ़ती है, रुपए की कदर गिरती है, अफराते ज़र बढ़ जाता है। अफराते ज़र कैसे बढ़ता है? आपके रुपए की कदर गिरेगी, जो कर्ज़े आपने वापस करने हैं आपको रुपया ज़्यादा छाप कर वापस करने पड़ेंगे। अब जाहिर है कि एक डॉलर 108 का था, तब आपने कर्ज़े लिए 160 का हो गया, तो आप कर्ज़े 160 की मद में देंगे, आपने वो छापना है। फिर जो लोकल डोमेस्टिकली कर्ज़े लेती है गवर्नमेंट, वो भी 2500 अरब के भी अभी मज़ीद कर्ज़े लेने, और उससे पहले भी हज़ारों अरब के कर्ज़े ले चुकी है गवर्नमेंट। फिर IMF के साथ और दीगर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारे बैंक्स के साथ इनके कर्ज़े चल रहे हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ कर्ज़े चले। इसी सब की बुनियाद पे मैं कह रहा था कि IMF ने ये कहा है ज़रात ही ले लें आप, 1.5 अरब रुपए का तो ज़रात में हम नुकसान उठा चुके हैं। हमारी तो गंदम ही 1.5 अरब रुपए का नुकसान उठा गई है। हमारे पास आटा नहीं, चीनी महंगी, चीनी के लिए 60,000 टन चीनी का कह दिया था शुगर इंडस्ट्री ने, उसकी डेट निकाल दी गवर्नमेंट, अपना पेपर वर्क पूरा नहीं कर पाई, वरना 70 रुपये की चीनी के लिए उन्होंने कह दिया था हमसे उठा लें। ये कितना बड़ा मैटर है, ये भी अपनी कौम को बताते हैं। चले जी, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ऑलरेडी बात हो गई थी। उन्होंने कहा 70 की इस मैकेनिज़्म के तहत हम दे देते हैं, लेकिन इतनी 1000 टन हम देंगे, 60,000 टन आप वो उठा लें हमसे। वो भी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपना पेपर वर्क नहीं कर पाए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अपना पेपर वर्क नहीं कर पाए। ये इनकी नाअहली देखें कि हम वो भी 70 रुपये की चीनी नहीं ले पाए। फिर बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला। इस हुकूमत ने आने से पहले तो बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे, जैसे दूध शहद की नदियाँ बहेंगी, नहरें बहेंगी, नौकरियाँ, हाँ जी, लेकिन यहाँ तो नौकरियों से ही फारिग कर रहे हैं। 400 मुलाजमीन PTDC के फारिग हुए हैं। रोज़वेल्ट होटल बहुत बड़ी तारीख़ है। इंशाल्लाह अगली अपनी एपिसोड में हम रोज़वेल्ट होटल जो कि PIA से जुड़ा है उसकी तारीख़ थोड़ी बात करूंगा कि रोज़वेल्ट होटल को कितनी बार प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई और कितनी बार प्राइवेटाइज़ नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, इस पर मैं अगले अपने एपिसोड में टोटल डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आज ज़रा हम काफ़ी ज़्यादा वक्त ले चुके हैं बहुत सारी चीज़ों पर। 400 PTDC के मुलाजमीन निकाले हैं, वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले नादरा से मुलाजमीन निकले, आपके सामने है, स्टील मिल के मुलाजमीन फारिग हुए। अब PIA पे तलवार। मिस हैंडलिंग हो रही है बेसिकली दोनों चीज़ों में, प्राइवेटाइजेशन में भी और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को ठीक करने में भी। पुलिस रिफॉर्म्स कागज़ पे करते रहे इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आने से पहले, और जब पुलिस रिफॉर्म्स करने का वक्त आया तो लग पता गया खान साहब को कि ये जादू की चड़ी नहीं है कि 1.5 साल में ठीक कर देंगे। पंजाब वैसे का वैसा ही है,
सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। अच्छा, यही हाल तो हमारी लोड शेडिंग का भी है। गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। अब हमें समझ नहीं आ रही है मईशत किस राह पर चल निकली है। एक बम भी गिर रहा है जी, कराची के शहरियों के लिए बम है। वहाँ पर पहली बिजली नहीं थी, बड़े अरसे से प्रेशर में थे वो लोग, और पानी के इश्यूज बहुत ज़्यादा है कराची में। इलीगल हाइड्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं और उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे अभी तक। इतना हद तक माफिया के ज़िम्मे में घिरी ये हुकूमत इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार है। उसमें सबसे बड़ा मसला और बम यह है कि 8 से 12 घंटे कराची में लोड शेडिंग हो रही है। और के इलेक्ट्रिक को जो करता धरता है उसको गवर्नर साहब ने बुला के एक बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग की है, बड़े खुशगवार माहौल में गवर्नर सिंध ने, कि जी ये यूँ है आप कर लें, ठीक कर लें। उन्होंने कहा जी बस करते हैं, आप बेफिक्र रहें। जबकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलें, नेशनल ग्रिड के इलेक्ट्रिक को बिजली देने पर इजाफी तैयार था। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बिजली लेने के ही काबिल नहीं है। चलें, ये भी एक ख़बर आपको दे देता हूँ, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बिजली लेने के काबिल नहीं है, बिजली नहीं ले पा रहा। आज की तारीख़ में, यानी आज 4 जुलाई की तारीख़ में, जो हमारा शॉर्टफॉल था बिजली के हवाले से रसद और तलब का, आज की तारीख़ में वो ज़ीरो था। उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हुई है। ये आज की तारीख़ का बता रहा हूँ। अच्छा, चेयरमैन एफबीआर एक बार फिर तब्दील हो गए, अब ये क्यों हुआ? नौशीन साहबा चली गई हैं, गनी साहब आ गए हैं, चेयरमैन एफबीआर तब्दील हो गए हैं। बड़ी हैरत हुई मुझे। शब्बर जैदी साहब आए बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ, महसूलात का हदफ तेज़ किया, वो भी चलते बने। नौशीन साहिबा आई, अभी कहा गया है कि जो टैक्सेशन के हवाले से कलेक्शन थी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी, उसका हदफ हासिल कर लिया, और फिर हासिल करने के बाद नौशीन साहिबा को फारिग कर दिया। अब ये नए साहब आए हैं, देखते हैं कितना अरसा रहते हैं। आप हैरत होगी आपको देख के और ये सुनकर। हदफ भी हासिल हो रहे हैं, कह रहे हैं हदफ हासिल कर लिया, इनको फारिग कर दिया नौशीन साहिबा को। जबकि जब शब्बर जैदी थे तो उनका बड़ा रोब था और बड़ा दबदबा था, गवर्नमेंट उनकी बड़ी बात सुनती थी, उनको रखा था। वो 2 दफ़ा इधर उधर हुए, छुट्टियों पर गए, कहा नहीं जी कहीं नहीं गए, उनकी खबरें गर्दिश कर रही थी इस्तीफ़े की। आखिरकार जब हुई, सबको पता लगा, इन्होंने टेक ओवर किया, ये भी चली गई हैं। अब ये भी आए हैं, ये देखते हैं क्या कर। लोगों को बदलना कोई काम नहीं है, 3-3 4-4 बार लोग बदल रहे हैं। सेक्रेटरीज़ की सतह पर भी तबादले करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वज़रा तब्दील हो रहे हैं, कितनी बार हुए आपके वज़रा के कलमदान तब्दील, कितनी बार। शुगर की रिपोर्ट आई, खुसरो बख्तियार को कहीं और भेज दिया, निकले नहीं, वहीं बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ। लोगों का कलमदान तब्दील हुए, फवाद चौधरी का कलमदान तब्दील हो गया, फिरदौस आशिक कमान चली गई, तमाम लोग यहाँ वहाँ हिल जुल के चले गए। परफॉर्मेंस नहीं है, लोग परफॉर्मेंस मांगते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आपको बताऊँ, अशिया इतनी महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर पर जिसका खान साहब कहते थे कि गरीब आवाम तक फ़ायदा पहुँचेगा, क्या फ़ायदा पहुँचेगा सर? 25 रुपये का पेट्रोल एक दिन में, तारीख़ में इतना महंगा नहीं हुआ। इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत का अगर मैं जायज़ा लूँ तो इसका मैं मैकेनिज़्म जो एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर और एक पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एक बंदे से रब्ते के बाद कुछ मैकेनिज़्म उनसे समझने की मैंने कोशिश की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आम पब्लिक तक पेट्रोल पहुँचते पहुँचते 64 to 67 रुपीज़ और 68 रुपीज़ के दरमियान मिल सकता है, जो इंटरनेशनल कीमत थी जब 25 रुपये का हुआ था। आप सोच लें फिर क्या हालात हैं। और महंगाई बिल्कुल काबू में नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई काबू हो ही नहीं सकती। आपका डॉलर बहुत ज़्यादा है, आपकी शरह सूद आपने गलत टाइम पर कम कर दी है। जब कोरोना की वबा है, आप उससे पहले कम करते तो कारोबार चल रहा होता। अब कारोबार तब रुका हुआ था तो शरह सूद बहुत ज़्यादा थी, अब तो बिल्कुल रुक गया है। अब 7% किया, अब इनको मजबूरन आप देखिएगा कुछ दिन में 100 बेसिस पॉइंट्स और कम करके ये 6% पे ले आएंगे शरह सूद। लेकिन इसका फ़ायदा गवर्नमेंट नहीं उठा पाएगी। कारोबार का पहिया रुका है। स्टॉक एक्सचेंज बहुत बुरी तबाही का शिकार है। 53,000 इंडेक्स से गिरती हुई स्टॉक एक्सचेंज 43 पे रुकी थी, 43 से 27,000 के पॉइंट्स पर गई, और कैपिटलाइजेशन गिरता 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 6,000 तक आ गया कैपिटलाइजेशन। इसी तरह डेली रूटीन पर स्टॉक एक्सचेंज के जो अरबों खरबों के खाते थे वो सिर्फ अरबों तक रह गए। और फिर जिन लोगों ने शेयर प्राइस ले रखे थे, जिसे ब्लू चिप कहा जाता था, वो ब्लू चिप अब ब्लू चिप नहीं रहे। उनके शेयर प्राइस इतने डिक्रीज़ हो गए 70% कि अब लोगों के पास रोज़मर्रा के जो लोग काम कर रहे थे, जिसे हम डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी अब नहीं हो रही है, वो भी ना होने के बराबर है। फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी निकल गई बड़ी तेज़ी से बाहर की तरफ। अब जो ब्लिंक कर रही है वो भी चाइना से, और थोड़ी बहुत इमरान खान साहब के दोस्तों की ब्लिंक कर रही है, या AKD ग्रुप की कुछ जानने वालों के दोस्तों की ब्लिंक कर रही है। लेकिन बाकी ओरिजिनल बेसिस पे ग्राउंड रियलिटीज़ में स्टॉक एक्सचेंज का हाल बहुत बुरा है।
सीमेंट डिस्पैचेस बहुत तेज़ी से कम हुए थे, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराहत मिली, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, बेरोज़गारी वैसी की वैसी ही है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के हालात तो आइंदा आने वाले चंद साल नहीं बदल सकते, लेकिन आपने घबराना नहीं है। चलते हैं अब अपने जो खेलों के शायकीन हैं उनको एक बड़ी बुरी खबर देते हैं। दुनिया का सबसे पॉपुलर तरीन जो फ़ुटबॉल क्लब है वो अपने पॉपुलर तरीन खिलाड़ी से महरूम होने जा रहा है। वो खिलाड़ी कौन है और वो क्यों महरूम होने जा रहे हैं, जानते हैं अरसलान खोकर से। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने खबर पढ़ भी ली होगी, लेकिन इस खबर की एक बड़ी ट्विस्ट है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। FC बार्सिलोना स्पेनिश क्लब है, दुनिया का पॉपुलर तरीन क्लब में से एक है। रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, यूवेंटस, अब यूवेंटस इससे पहले नहीं, अब यूवेंटस जब रोनाल्डो उसमें गए तो यूवेंटस, ये तमाम क्लब्स बहुत ताकतवर समझे जाते हैं। आर्सेनल, लिवरपूल तो खैर अब जाके आप पिछले दिनों हमने बताया कि बड़े अरसे बाद जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग। FC बार्सिलोना की खासियत ये है थी कि FC बार्सिलोना के पास एक से एक प्लेयर है, लेकिन एर्नेस्टो के जाने के बाद से कुछ मामलात बिगड़े। एर्नेस्टो बहुत लंबा मसला रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लियोनेल मेसी द ग्रेट प्लेयर, नो डाउट फुटबॉल की हिस्ट्री में जो बड़े बड़े प्लेयर आए हैं उसमें लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर बहुत कम आए हैं। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो इस दौर के, इस सदी के बड़े तरीन प्लेयर हैं। लियोनेल मेसी छोड़ रहे हैं, आखिरकार उन्होंने तैयारी कर ली है, फाइनल कर लिया। अपने फादर के साथ उन्होंने इस पर डिस्कशन की, जिस पर उन्होंने अब 2021 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने जा रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट ना बढ़ाने के लिए उन्होंने बातचीत ही ऑलमोस्ट बंद कर दी है इस तमाम तर सिनेरियो में, और वो शायद बातचीत नहीं कर पाएंगे मज़ीद आगे। वो कह रहे हैं कि उनका अपना एक ख्याल है, उनके ज़राए बताते हैं कि इंटरनल लड़ाइयों की वजह से बार्सिलोना के इंटरनल बहुत ज़्यादा झगड़े, एक बड़ी सेंसिटिव वीडियो भी लीक हुई थी, वो भी एक मैटर था। फिर इंटरनल झगड़े, उसकी वजह से लियोनेल मेसी थोड़ा दिल बर्दाश्त हुए हैं और शायद वो अब अपना कंटिन्यू ना कर पाएँ, और ये बात काफ़ी हद तक फ़ाइनल हो रही है। उनको मनाने के लिए प्रेसिडेंट क्लब के और तमाम तर बॉडी जो है वो ज़ोर लगा रही है। दूसरी तरफ ये बता दूं आपको, मैनचेस्टर सिटी बहुत बड़ा क्लब है, वो यूरोप के क्लब की तरफ अब देख रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी अब फुल जोर लगा रही है कि लियोनेल मेसी मैनचेस्टर सिटी में चले जाएं, ये भी एक ख़बर। अच्छा अरसलान, ऐसा है हम सब की दिल अज़ीज़ बुशरा अंसारी, वो बड़े आजकल उनके भी सितारे गर्दिश में हैं, वो तब गई हैं, बहुत आग बगोला हुई हैं। वो क्यों हुई हैं, ये वजह क्या है? अच्छा जी, पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की जद में थी, और फिर खैर वो जो भी मामला है वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर नहीं बात कर सकता। लेकिन उनका एक ड्रामा है जो उन्होंने ख़ुद लिखा है, वो ड्रामा चल रहा है, उसको फैमिली ड्रामा करार दे दिया है पूरे सोशल मीडिया पर। उस ड्रामे में उनकी अपनी जो भतीजी भांजी जो है ज़ारा अब्बास, अस्मा अब्बास की बेटी, वो भी अस्मा अब्बास भी उसमें, ज़ारा भी है, ज़ारा के हस्बैंड भी उसमें है। उसमें एक डेथ का सीन था जिसमें वो रोई हैं, और फिर लुबना फरियाद नामी अम्मा के नाम से एक व्लॉगर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में उनका बड़ा मजाक उड़ाया और कुछ कह दिया उन्हें, जिस पर बुशरा अंसारी ने बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर सोशल मीडिया पर लिखी, और उन्होंने इस हद तक कहा कि जिन लोगों को इसका पता ही नहीं है वो इस पर बड़ी मतलब हार्श लैंग्वेज और नाजेबा अल्फाज कि वो इस पर बात करेंगे, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, इनको ये हैं लोग माशरे का करोना, और इस तरह की बातें। उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बातें लिखी बुशरा अंसारी ने। उन्होंने ये भी कह दिया कि जब भी मुंह खोलते हैं तो गटर जैसा खोलते हैं। इस हद तक इतनी तनकीद हुई, बुशरा अंसारी ने वो डिलीट कर दिया, लेकिन लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। बड़ी ख़तरनाक बात है। बुशरा अंसारी जैसी पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकार हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए जब बात करते हैं। लोग तनकीद करते हैं, देखिए एक्टिंग पर तनकीद हो सकती है, हम एक्टर नहीं हैं, लेकिन बतौर व्यूवर हम तनकीद करते हैं, हमारा हक है। हम सहाफ़ी हैं, मैं एंकर हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा लोग कह देते हैं, हम कुछ एनालिसिस या कोई बात करते हैं, कुछ सवाल कर कह देते हैं, लोगों का हक है, हमें उससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी चाहिए या उनकी दुरुस्तगी कर देनी चाहिए कि नहीं जी वो यूँ नहीं इस वजह से था। लेकिन बुशरा अंसारी कोई जेब नहीं देता बाहर। चलें, आज के सिलसिले को अपने इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सिलसिला भी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।